So, hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. वेलकम बैक टू चैनल कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम करने जा रहे हैं अपनी जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी कॉमर्स टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टर्म क्या है हमारी एक्सपेंसेस। कल हमने किया था एक वर्ड एक्सपेंडिचर, तो आज हम कहने जा रहे हैं वर्ड उसी से रिलेटेड है एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो खर्चा, अगर हिंदी में बोलूँ तो ठीक, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा। और जो कल हमने एक्सपेंडिचर किया था और इसमें एक्सपेंस में क्या फ़र्क है, एक्सपेंसेस यानी कि जिसमें हमारी कॉस्ट गई है, लेकिन वो एक्सपेंसेस या वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा। 1 साल का टाइम पीरियड हमने क्या बोला था, 12 महीने या 1 साल से कम का टाइम पीरियड। ठीक है, जिसे हम करंट ईयर भी बोलते हैं, करंट वर्ड यूज़ किया था हमने। ठीक है, सो एक्सपेंसेस हम उसको बोलते हैं वो कॉस्ट जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा या 1 साल से कम। यानी कि आप एग्जांपल दे सकते हो सैलरी। कोई बिजनेस है, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहा है या जो बिल्डिंग वगैरह का रेंट पे कर रहा है, तो वो क्या है, इसका एक्सपेंस है। ठीक है, सो एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग। देखो, प्री पेड का क्या मतलब होता है। प्री पेड हमारा मोबाइल रिचार्ज होता है ना, जैसे कि हम पहले उसको पे कर देते हैं, पहले हम अपना रिचार्ज करवाते हैं फिर उसे यूज़ करते हैं। देखो, प्री पेड एक्सपेंडिचर के आगे देख मानो कि अभी हमने खर्चा किया नहीं है, खर्चा अभी करना है, कैसे बेनिफिट हमने लिया नहीं है। मान लो ये जो रेंट की हम बात कर रहे हैं, रेंट मैंने पहले ही जिससे घर लिया हुआ है, टेनेंट को, किराएदार को पैसे पहले ही पे कर दिए, एडवांस, हाँ बिल्कुल एडवांस पे कर दिया है। ठीक है ना, खर्चा मैंने खर्चे के पैसे दे दिए हैं। ठीक है, सो उसे बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंडिचर। अभी हमारा 2025 चल रहा है, मान लो आपने 2026 का जो किराया था, जो सैलरी पे करनी थी, वो पे कर चुके हो आप अभी। ठीक है ना, वो क्या हो गया, प्री पेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि बेनिफिट मैंने ले लिया। मान लो ये सैलरी की बात करते हैं, मैंने एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज ले ली हैं, यूज़ कर ली हुई हैं। ठीक है ना, मानो 1 महीना हो गया, लेकिन अभी उनकी सैलरी दी नहीं है, सैलरी अभी देने वाली है। सो इसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। अभी भी खड़ा है खर्चा, आउटस्टैंडिंग मतलब खड़ा है यानी कि देने वाला है। सो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल या 12 महीने से कम के टाइम पीरियड में मिलता है। सो एग्जाम्पल क्या हो गया, सैलरी और रेंट। उसमें हमने देखिए कि एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्रीपेड और एडवांस। प्रीपेड यानी कि खर्चे का पेमेंट मैंने कर दिया लेकिन बेनिफिट अभी नहीं मिला मुझे। ठीक है ना, एडवांस जैसे पेमेंट कर देते हैं हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पहले ही दे दी है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमने सर्विसेज ले ली हैं, बेनिफिट ले लिया, लेकिन पेमेंट अभी नहीं की हमने। ठीक है, चलो जी, अब आगे हम इनकम में। इनकम क्या होती है, देखो अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में मान लो, जॉब में तो ईजी है ना, मैं देखा कि मेरी इनकम क्या आएगी, जो सैलरी मिली वो मेरी इनकम है। लेकिन बिजनेस में हम क्या यूज़ करते हैं, बिजनेस में मान लो बिजनेस कर रही हूँ, मेरी इनकम क्या है, मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया, वो 10 रुपये का बेचा सामान। ठीक है ना, एक सामान कोई बेचा 10 पेन, अब पेन का एग्जाम्पल ले लो, एक पेन मैंने 10 रुपये का बेचा, तो क्या वो 10 रुपये मेरी इनकम है। सेलिंग प्राइस, मैंने सामान जो पेन बेचा 10 रुपये का, पर देखो उस बनाने में मेरे को कॉस्ट लग गई 8 रुपये। अब मेरे को बताओ कि मेरी इनकम 10 रुपये है कि 2 रुपये। 8 रुपये का मुझे खर्चा आया, 10 रुपये का मैंने बेच दिया, डिफरेंस कितना आया, नेट क्या है, 2 रुपये। सो ये क्या होगी मेरी इनकम। मेरी एक्चुअल इनकम क्या है, रेवेन्यू कितना होगा मुझे, 8 का टोटल, 10 रुपये मेरे पास आए, लेकिन उस 8 रुपये तो मेरा खर्चा था खुद का। 10 माइनस 8 बचे 2 रुपये, वो मेरी इनकम है। ठीक है ना, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट अर्नड। प्रॉफिट कितना कमाया, 10 में से 8 गए 2, नेट वैल्यू मेरे पास कितनी आई, क्लियर। सो प्रॉफिट वही आ गया। प्रॉफिट टर्म हम यूज़ करते हैं बिजनेस से रिलेटेड कि हाँ भी सेल इतनी की, परचेज इतने का सामान किया था, कि चलो ये 8 रुपये का मैं होलसेलर से लेके आई थी, 10 रुपये का मैंने कस्टमर को सामान बेचा, 2 रुपये मुझे क्या होगा, प्रॉफिट हो गया बिजनेस में। लॉस भी हो सकता है, लॉस कैसे होएगा, जब मैंने मान लो सेलिंग प्राइस 10 था और सामान खरीदा कितने का, 11 का, यानी कि मुझे 1 रुपया लॉस हो गया, महंगा खरीदा सस्ता बेच दिया। ठीक है, वो क्या होगा हमारा लॉस। नेक्स्ट आ गया, देखो ये टर्म छोटे छोटे हैं लेकिन डिफरेंस इतने हैं, सिमिलर लगते हैं देखने में, हमें इनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इनकम क्या मतलब, नेट प्रॉफिट, इनकम और नेट का क्या, दोनों का क्या मतलब है। इनकम क्या है कि मैंने प्रॉफिट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस मुझे मिला। ठीक है ना, देन आ गया हमारा गेन और लॉस। गेन और लॉस या चलो गेन और प्रॉफिट में फ़र्क क्या आता है, प्रॉफिट या गेन में डिफरेंस क्या है, इनमें दोनों में हमें फ़ायदा ही हो रहा है, प्लस पॉइंट ही है, लेकिन फ़र्क क्या है इस टर्म में। देखो मेरा बिजनेस है, फर्नीचर का मेरा बिजनेस है। ठीक है ना,
फर्नीचर के बिज़नेस में जो मुझे चेयर टेबल बेच के जो इनकम, मेरा रेगुलर बिज़नेस कौन सा है, फर्नीचर का या कपड़े का मेरा बिज़नेस है, उस कपड़े के बिज़नेस से रेगुलर बेसिस में जब मैं कपड़े बेचती हूँ, खरीदती हूँ, उसमें से जो मुझे बेनिफिट मिलता है तो उसे क्या बोलूँगी, प्रॉफिट। ठीक है ना, जो कपड़ा बेच के, क्लोथ का एग्जाम्पल चलो, ठीक है, उसे मैं बोलूँगी प्रॉफिट हुआ मुझे। लेकिन गेन और लॉस का हम वर्ड टर्म कहाँ यूज़ करते हैं, वही देखो, मैंने कोई मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, फर्नीचर ना लो, कोई मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी दुकान के मेरी कोई लैंड थी, ठीक है ना, मेरे बिज़नेस के पास कोई लैंड थी, मैंने उस लैंड को बेचा और लैंड बेच के मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, प्रॉफिट की जगह पे गेन। ठीक है ना, फ़र्क क्या आया, मेरा बिज़नेस कौन सा है, क्लोथ का, लैंड बेचने और ख़रीदने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम कपड़े का है या फर्नीचर का है। तो जो एक, जैसे मान लो घर है, आप रेगुलर बेसिस पे तो नहीं हम घर बेच रहे, एक बार कभी कोई जगह खरीदी होगी, लैंड खरीदी और अब मैंने उसको बेच दिया कुछ सालों बाद, तो उसमें जो प्रॉफिट आया उसको क्या बोल, जो इनकम रिसीव हुई उसे हम वर्ड यूज़ करेंगे गेन। वही जो रेगुलर बेसिस हमें कमाई होती है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। इधर जो हमने एग्जांपल किया, अगर क्लोथ बेच के मुझे कोई प्रॉफिट, कोई इनकम आ रही है जो उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। वही अगर जो रेगुलर बेसिस पे मेरा काम नहीं है, कपड़े, कोई मेरे पास लैंड पड़ी हुई थी, कोई ज्वेलरी थी, वो बेच दी, तो वो क्या हो गया, मेरा गेन हो गया। अभी एग्जांपल देखो फिर से एक और, मान लो ज्वेलर है, कोई ज्वेलर है, ठीक है ना, उसका काम क्या है, ज्वेलरी, सोना खरीदना बेचना, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। वही अगर आप मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा काम ज्वेलरी का नहीं है ना, तो मैंने अगर कभी कभी कोई ज्वेलरी बेची, कोई मेरे पास पड़ी थी, तो उससे मुझे जो प्रॉफिट होएगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, मेरा गेन। अगर लॉस हुआ तो लॉस। ठीक है ना, ये क्या होता है, जो गेन और लॉस नॉट ड्यू टू बिजनेस या रेगुलर एक्टिविटी, मेरा रेगुलर का काम नहीं है लैंड खरीदना, सोना खरीदना, बेचना। ठीक है ना, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, परचेज़ क्या होती है, अभी परचेज़ क्या होती है, परचेज़ यानी कि गुड्स, वो सामान जो मैंने ख़रीदा इस कारण कि मुझे आगे उसको किसी और कस्टमर को बेचना है। ठीक है ना, देखो जो होलसेलर या जो रिटेलर होते हैं, वो सामान एक पर्सन से लेके आते हैं, अपनी शॉप में रखते हैं, फिर आगे कस्टमर्स को बेचते हैं, तो वो क्या हो गया, जो सामान मैं आगे दोबारा रीसेल करने के लिए लाई हूँ उसे बोलते हैं परचेजेस, हमारी कॉमर्स टर्म में। ठीक है ना, परचेजेस यानी कि वो गुड्स विच आर बिन दूज हैव बिन ऑब्टेन्ड, क्यों खरीदे मैंने, फॉर रीसेल या यूज़ के लिए अपने, मान लो यूज़ यानी कि बिजनेस में यूज़ के लिए। मान लो कोई रॉ मटेरियल लाई, लकड़ी लाई, लकड़ी क्यों लाई, क्योंकि मुझे उससे फर्नीचर बनाना है। ठीक है, चलो जी। देन आ गया सेल, सेल यानी कि जो आप सामान बेचते हो अपने बायर्स को, कस्टमर्स को। ठीक है ना, देन आ गया, ये हमने गुड्स वर्ड पढ़ा ना। अब हमारे कॉमर्स में गुड्स अकाउंट किया, गुड्स का क्या मतलब होता है, गुड्स में हम उसी आर्टिकल्स हैं, उसी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, ओनली दूज आर्टिकल्स इन विच बिजनेस या ट्रेडर ट्रेड करता है। ठीक है ना, अभी देखो, अभी हमने कपड़े के पर्सन काम किया ना, कि कपड़े की शॉप है पर्सन की, अभी जो कपड़ा वो लाया तो उसके लिए वो कपड़ा क्या होएगा, गुड्स होएगा। ठीक है ना, इसमें हम लैंड कोई एसेट की बात नहीं करते हैं। अगर ज्वेलरी है, ज्वेलरी का काम है, कपड़े का काम है, फर्नीचर का काम है। सो जो मान लो फर्नीचर का जिस पर्सन का काम है ना, वो लकड़ी लाया या फर्नीचर का ग्लू लेके आया जिसको उसे फर्नीचर में जोड़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, सो वो क्या हो गया, उसका क्या माना जाएगा, वो उसकी गुड्स हैं। लकड़ी हो गई जो उसने फेविकोल वगैरह लेके आया, ये जो कपड़े वाला पर्सन है, सो जो सामान वो अपने बिजनेस के लिए लेके आएगा, रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाले, जिसको आगे वो बेचेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, गुड्स हैं उसके। ठीक है ना, सामान जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में या कॉमर्स टर्म में उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारा स्टॉक। स्टॉक वर्ड हम अपने जनरल में तो काफ़ी पढ़ते हैं, स्टॉक के लिए आगे वर्ड कई बार यूज़ होता है जो हम यूज़ करेंगे, इन्वेंट्री। ठीक है ना, सो स्टॉक देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बिज़नेस के लिए अपना जो क्या है वो परचेजेस करता है, बिजनेसमैन या ऑनर क्या करता है, गुड्स परचेज करता है। ठीक है ना, अभी देखो उसने सामान कितना ला के रखा होगा, रिटेलर या होलसेलर आपके पास घर के आसपास शॉप्स होगी, आपने देखा होगा ज़रूर कि हाँ भी वो इतना सामान अपने पास इकट्ठा रखते हैं लेके, लेकिन क्या वो सारा सामान एक साल में बिक जाता है, नहीं ना, कुछ सामान एक साल, हम क्या करते हैं, एक साल के बाद कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है। ठीक है ना, तो वो जो अनसोल्ड, उसे क्या बोलते हैं, जो सामान नहीं बिका, अनसोल्ड गुड्स जो साल के एंड में उसके पास रह जाते हैं, वो बोलते हैं उसके पास उसका स्टॉक है। मान लो वो 100 यूनिट्स किसी चीज़ के लाया होगा, 80 बिक गए, तो रह कितने गए, 20 क्या हो गया उसका, अनसोल्ड स्टॉक, जो इस साल सामान नहीं बिका। ठीक है ना, चलो, स्टॉक कई तरीके के उसे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
रॉ मटेरियल यानी कि अभी कच्चा ही मटेरियल, लकड़ी बोल सकते हैं आप। अभी फर्नीचर बनाना था हमने, वो अभी लकड़ी पड़ी हुई है, वो लकड़ी यूज़ नहीं हुई इस साल, ठीक है ना, 12 महीने में यानी 1 साल में यूज़ नहीं हुई, तो वो क्या हो गया, अभी कच्चा ही है, यानी कि रॉ मटेरियल। स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि काम शुरू हो गया है उस चीज़ पे, रॉ मटेरियल पे हमने काम शुरू कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। मान लो लकड़ी को हमने काट के रख लिया, अब इसे जोड़ना चिपकाना वगैरह पड़ा हुआ, कलर करना पड़ा है, लेकिन हमने उस जो रॉ मटेरियल था, लकड़ी थी, लकड़ी को काट के रख लिया, शेप्स दे दी हैं प्रॉपर, बट फिनिशिंग नहीं की, ठीक है, वो भी स्टॉक हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और आ गया फिनिश गुड्स यानी कि प्रॉपर उस लकड़ी के कटिंग करके सब कुछ करके चेयर टेबल बन चुके हैं, लेकिन वो चेयर या टेबल इस साल बिके नहीं हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक। मान लो हम इस साल की बात करते हैं, हम 2024, अभी तो 25 चल रहा है, 2024 की बात करते हैं। 2024 में वो पर्सन, दुकानदार या बिजनेसमैन है, कोई सामान लेके आया होगा, वो सामान या वो स्टॉक उसका नहीं बिका, जो रह गया साल के ख़त्म होने तक, यानी कि 25 शुरू हो गया, 24 के जो लास्ट डेट पे जो सामान था उसे क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टॉक उसके साल के ख़त्म होने पे पड़ा हुआ था, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक जो मतलब हमने 20 यूनिट्स इधर रखा हुआ है, ये क्या 20 यूनिट्स 24 के लिए क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन अब 25 शुरू हो गया। पिछले साल जो सामान था वो हम अगले साल नए बिज़नेस में यूज़ करेंगे ना, अपने बिज़नेस में, ये तो नहीं ना उसे छोड़ देंगे, हमने उसे यूज़ करेंगे नए साल में। उस स्टॉक को क्या नाम देंगे हम, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग यानी कि नए साल की जब 25 हमारा ईयर शुरू हुआ, तो पिछला सामान जो कि अब तो नया हो गया ना, तो क्या हो गया, उसका नाम टर्म चेंज कर दिया हमने, उसको क्लोजिंग की जगह पे हमने क्या बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। चलो जी, ये हमने किया स्टॉक। देन आ गया हमारा वाउचर्स, क्या होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, चलो हाँ, इसको बोलते हैं हम वाउचर्स। देखो मैंने आपको शायद पहले भी करवाया था। वाउचर्स क्या होते हैं, देखो आप कॉलेज में अपना स्कूल में फ़ीस जमा करवाते हो, फीस डिपॉजिट जब करवाते हो, तो वो एक आपको कार्बन कॉपी देती है, जो पिंक कलर की आई थिंक होती है, मोस्टली पिंक या कभी कभी येलो कलर की भी होती है, ठीक है, जो उसे क्या बोलते हैं, या जैसे आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हो, तो एक वो पर्ची आपको जब पूरी स्लिप लेके जाते हो, तो वो एक कुछ हिस्सा काट के दे देते हैं आपको कि आप ये रख लो, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम वाउचर, जैसे हम डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हेल्प करते हैं, एक प्रूफ होता है। आपने फ़ीस डिपॉजिट करवा दी, आपने पैसा दे दिया, लेकिन प्रूफ क्या है, कल को वो बोलें कि नहीं आपने तो पैसा दिया ही नहीं, तो वो जो आपको डॉक्यूमेंट इशू करते हैं ना, वो यही बात का प्रूफ होता है कि हाँ आपने 100, 500, 1000 रुपया जमा करवाया है। वाउचर्स वो क्या, वाउचर्स को हम क्या बोल सकते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रूफ होते हैं, प्रूफ या एविडेंस होते हैं हमारे कोर्ट में जाने के लिए। कल को ये मना कर दें कि आपने पैसे नहीं दिए, आप वो वाउचर लेके वो एज एन एविडेंस कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है जी। एग्जाम्पल काउंटर फॉइल। देन आ गया डिस्काउंट का जनरल तो हमें पता है ना कि हाँ भी हमें चीज़ सस्ते में मिल गई, 100 की चीज़ थी हमें 90 में मिल गई, 80 में मिल गई, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है जी। डिस्काउंट का आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम बिजनेस टर्म में, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट ये देखो आपने जब देखा होगा ना कि जब हम एक चीज़ लेके आते हैं तो हमें उतने की पड़ेगी, लेकिन हम जब बल्क यानी कि जब ज़्यादा सामान खरीदते हैं, मान लो आपने एक पेन ना खरीद के 100 पेन खरीदे, तो 100 पेन आपको सस्ते मिलते हैं ना थोड़े से, तो उससे क्या बोलते हैं, जो 100 पेन आपने खरीदे या कुछ ज़्यादा अमाउंट आपने खरीदी चीज़, तो वो आपको सस्ती मिलती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है ना। टर्म चेंज हो गई, ये हमने आज नई टर्म सीखी, पहले तो हमने यही सीखा था, हमें पता कि डिस्काउंट मिल गया, लेकिन आज हमें ये पता चला कि ट्रेड डिस्काउंट भी होता है और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब आप ज़्यादा चीज़ खरीदते हो, तो वो जो दुकानदार होता है तो आपको सामान वो सस्ते में दे देता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम बुक्स बनाएंगे ना, वो उसमें शो नहीं किया जाता है, ठीक है जी। देन आ गया हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये जैसे हमें क्या, मान लो आप शॉप पे गए सामान लेने, तो हम बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, आपको ना पेमेंट हम कुछ दिनों बाद कर लेंगे, तो वो दुकानदार बोलेगा कि आप ना पेमेंट आज ही करके जाओ, आपका 1000 रुपये ना, चलो हम 1000, आप ना हमें 900 रुपये पे कर दो। अगर आप अभी पेमेंट कैश में पेमेंट करोगे ना, तो आपको वैसे आपको 1000 रुपया पे करना है। अगर मैं क्या दुकान पे गई, 1000 रुपये का मेरा बिल बना, मैंने बोला कि मैं ना आपको 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगी, उन्होंने बोला ठीक है जी, पर उन्होंने एक और शर्त रख दी कि अगर आप अभी हमें पेमेंट करोगे ना, तो अभी कैश में पेमेंट करोगे तो हम आपको 900 रुपये में, मतलब आप सिर्फ 900 ही पे करना, यानी कि मुझे 100 का डिस्काउंट मिल गया। ये उसे क्या बोलेंगे हम, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब लोगों को, बायर को ये इसीलिए दिया जाता है कि ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दें, ठीक है ना।
जल्दी कैश में पेमेंट करने के लिए। सो हमने डिस्काउंट, पहले तो हमें डिस्काउंट का मतलब तो पता ही था, लेकिन आज हमने एक नई चीज़ सीखी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में या बल्क में परचेज़ करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि ऑन द स्पॉट या इमीडिएट पेमेंट करने के लिए। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट हम बुक्स में शो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में बुक में शो नहीं किया जाता। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा इक्विटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स पढ़ोगे, सो उसका आगे इसके लिए पहले ये सीखो। इक्विटी क्या होती है कि क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स। बिजनेस अपना जो हमारा ऑन बिजनेस है, बिजनेस के हमने एसेट्स टर्म पढ़ी ना कि लैंड है, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। क्लेम यानी कि दावे। पहले देखो, बिजनेस में हम कोई एसेट लेके आए, लैंड ले बिजनेस ने, बिजनेस के नाम पे लैंड है, लैंड होगी, बिल्डिंग, मशीनरी, कितना कुछ है, कोई भी एसेट जो आप देख सकते हो। वो एसेट खरीदी कहाँ से, कैसे उसके लिए पैसे आए? किसी ना किसी, मान लो मैंने पैसा, ऑनर ने पैसा लगाया होगा, हमने बैंक से लोन लेके कोई अपना लैंड ली होगी, हो सकती है, ठीक है ना, किसी और से कर्जा लिया होगा, कहीं ना कहीं से पैसे कहाँ से आए उस एसेट को खरीदने के लिए। सो बोल सकते हैं कि मान लो मैंने लैंड खरीदी है, ठीक है ना, उस लैंड के लिए कुछ पैसा ऑनर ने दिया, कुछ हमने बैंक लोन लिया। ठीक है जी। सो हम बोल सकते हैं कि उस लैंड जो एसेट मेरी है उसके क्लेम कौन कर रहा है कि हाँ भी ऑनर कहेगा इसके लिए इतना पैसा मैंने दिया, बैंक वाले बोलेंगे इसके लिए मैंने इतना पैसा दिया। ठीक है जी। सो इक्विटी हमारी दो तरीके से हो सकती है, ऑनर इक्विटी और ऑनर इक्विटी और क्रेडिटर या आउटसाइडर। हमारे बिजनेस में क्या होता है, जो एक कंपनी फॉर्म है ना, अभी तो हम दुकानदार की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे रिलायंस है या अडानी या और बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ब्रिटानिया वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि देखो, आपने भी, आपके पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने भी रिलायंस के शेयर्स खरीदे होंगे या किसी और कंपनी के पहले खरीदे होंगे शेयर्स। तो वो क्या है, अभी अगर आपने 1% भी एक भी शेयर खरीदा, 1% या एक भी शेयर खरीदा हो ना रिलायंस के, आप उसके ऑनर हो। ठीक है ना। ऑनर यानी कि वो शेयर आपको उस कंपनी ने, रिलायंस ने एक पेज दिया, उस पर लिखा कि हाँ भी मिस्टर दिस पर्सन ने, या XYZ ने, रिलायंस के इतनी ऑनरशिप इसके पास है। आपने वो पेपर मिला आपको, जैसे आपको डिग्री मिलती ना, सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह से आपको वो पेपर देंगे, उसके बदले आप 100 रुपये उनको दिया। ठीक है, मान लो 100 रुपये की वैल्यू है, आपने रिलायंस वालों को क्या किया, 100 रुपये दिए, उसके बदले में रिलायंस वाले ने आपको क्या दिया, एक वो डॉक्यूमेंट दे दिया। उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको तो सिर्फ एक पेपर मिला और रिलायंस वालों को 100 रुपये। इसका मतलब ये, जो आपने 100 रुपया दिया, रिलायंस वाले उस पैसे को यूज़ करेंगे, बिजनेस इंक्रीज़ करेंगे, ग्रोथ करेंगे, फिर प्रॉफिट कमाएंगे, फिर आपको 100 के बदले आपको 110 मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका बेनिफिट हुआ। तो उसे क्या बोलते हैं, जो हम अगर जब इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स इक्विटी क्या हो गया कि जैसे बैंक वालों ने क्या किया, 100 रुपया दिया, इनको 100 रुपया दिया भी, हाँ भी, जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना कि 1 लाख का लोन लिया, हमें कुछ सालों बाद 1 लाख रुपये भी वापस करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया होगा वही भी वापस करना है, वो भी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि एसेट खरीदी है। इक्विटी क्या होता है कि एसेट की अगेंस्ट क्लेम तक कितने तरह के हो सकते हैं, 2, ऑनर के क्लेम या क्रेडिटर और आउटसाइडर के क्लेम। ऑनर हमने पढ़ा था, ऑनर बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल। जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाएगा उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल लगाई है। और जो आउटसाइडर्स हैं, और आउटसाइडर यानी कि मान लो आपके घर वाले पर्सन है, आपका बिजनेस है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स जो लगाएंगे वो क्या होगा, ऑनर ने क्या लगाई, कैपिटल। वही आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, इसके अलावा तो आपने आपके बाहर के लोगों से भी पैसा लिया, तो वो क्या, बाहर वाले को तो आपको देना पड़ेगा ना एक टाइम पीरियड के बाद, तो वो क्या आपकी लाइबिलिटी कंसीडर होगी। ये भी लाइबिलिटी है, ये भी है, लेकिन जब बाहर वालों की लाइबिलिटी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लाइबिलिटी, लेकिन जो हमारे ऑनर्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल। ऑनर प्लस आउटसाइडर की जो लाइबिलिटी को मिलाकर क्या बनती है, हमारी एसेट। मैंने एक लैंड खरीदी जो मेरी एसेट है, यहाँ से पैसा लिया, यहाँ से पैसा लिया, यानी कि ये दो इक्वेशन हम मैथ्स में इक्वेशन बनाते हैं ना, वही तरह के। ऑनर प्लस आउटसाइडर की लाइबिलिटी इज इक्वल टू हमारी एसेट। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप ऐसे स्लोली समझिए, दोबारा अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे को बता देना, आई विल टेक इट केयर ऑफ इट। ठीक है, चलो देन आ गया अकाउंटिंग पीरियड। हम 1 साल की बात कर रहे हैं। हमारा एक होता है कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। लेकिन हमारे जो कॉमर्स वाले हैं, जो बिजनेस है, उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर का टर्म यूज़ किया जाता है, जिससे हम अकाउंटिंग पीरियड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारे अकाउंट्स उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होते हैं। जैसे स्कूल में हमारी 1 साल के लिए एडमिशन होती है ना, 1 साल के लिए ये फर्स्ट क्लास है, 1 साल चलेगी, सेकंड ईयर, ऐसे। इसी तरह से ये जनवरी टू दिसंबर क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। लेकिन बिजनेस में हम क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
सो क्या बोल सकते हैं, अब अगर आपको कोई पूछे कि अकाउंटिंग ईयर कौन सा आता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इससे हम और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम प्रिपेयर करते हैं, वो 1 साल के लिए बनते हैं, और उस 1 साल को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है ना। जो हमने प्रॉफिट लॉस चेक करना, तो हम कब चेक करेंगे, मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 1 साल बाद, 1 साल बाद यानी कि 31 मार्च को। क्लियर। चलो जी, अभी आ गया हमारा टर्म रेवेन्यू। एक टर्म है रेवेन्यू, सेकंड है गया इनकम या प्रॉफिट। इन दोनों में एक डिफरेंस है। रेवेन्यू क्या हो गया, रेवेन्यू यानी कि टोटल मुझे कितना, मान लो मैंने सिंपल आ गया, एक पेन सेल किया, उस पेन को बेच के मुझे 10 रुपये आए। 10 रुपये आए ना, कस्टमर ने मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट दिया, तो वो 10 रुपये क्या बने, मेरे रेवेन्यू, यानी कि टोटल मुझे कितना पैसा हाथ में आया, 10 रुपये आए, वो मेरा रेवेन्यू हो गया। चलो जी, ये 10 रुपये तो हमारा रेवेन्यू है। पर देखो, क्या 10 रुपये के पेन की मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगी होगी, मुझे फ्री में थोड़ी ना मिला, मैंने ये किसी से ख़रीदा होगा, अगर खुद बनाया है इंक वगैरह या प्लास्टिक वगैरह जो भी यूज़ करके। सो कॉस्ट उसमें मेरी आई होगी 7 रुपये, चलो लगा लेते हैं, ये मेरी कॉस्ट है। बेचा कितने का, 10 रुपये उस कस्टमर ने मुझे दिए, तो मेरा क्या हो रहा है इसमें, प्रॉफिट खर्चा 7 रुपये लगा, 10 रुपये मैंने बेच दिया, 3 रुपये मेरे प्रॉफिट आए। सो 3 रुपये अब क्या आ गया, अगर पूछे आपकी इनकम या प्रॉफिट कितना हुआ, ये मेरी इनकम है, अभी ये इनकम है या प्रॉफिट है। पर अगर 10 रुपये मेरा रेवेन्यू यानी कि टोटल मुझे 10 रुपये मिले, 10 रुपये उस पर्सन ने दिए, बायर ने दिए, पर 10 रुपये के 10 रुपये मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि 7 रुपये हैं, मेरा खर्चा भी तो लगा ना उसमें, ये तो मुझे आगे जो मैंने जहाँ से रॉ मटेरियल लिया होगा उसे देने हैं। तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ, इस पेन को बेच के, 7 का ख़रीदा, 10 का बेचा, 3 रुपये की मेरी इनकम हुई, ये 3 रुपये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। रेवेन्यू और इनकम और प्रॉफिट में क्या है, एक फ़र्क होता है। सो आई होप कि जो आज हमने टर्म्स पढ़ी अकाउंटिंग की, वो आपको समझ आई होंगी। इसमें काफ़ी कुछ नई टर्म्स थी, जैसे डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इक्विटी वगैरह। अगर कुछ भी टॉपिक आपको इसमें से समझ नहीं आया, तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको काफ़ी कुछ आगे सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।